हेलो 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 बच्चों, हेलो हाय नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? कैसी चल रही है टाइम की बर्बादी? यूट्यूब देख रहे हो कि नहीं देख रहे? इंस्टाग्राम कर रहे हो कि नहीं कर रहे? सब कुछ बताओ, कैसे हो भाई? ठीक है। और पढ़ाई लिखाई करते रहना भाई, थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है। तो बच्चों, हमने हमने कल गए दिन जो है ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था कि भाई ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, पर उसमें भी कई लोगों ने जो है ऊट पटांग चीजें ऐड करके जो है उस कॉन्सेप्ट को डिफिकल्ट बनाने की पूरी प्रयास में रहे वो। ठीक है। जब कोई इजी सी चीज पढ़ाते हैं तो लोगों को हजम नहीं होती, लोगों को लगता है यार ये इतने इजी कैसी है, इसको मैं और कॉम्प्लिकेट करता हूँ। तो आजकल टीचर्स और स्टूडेंट दोनों चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में लगे हुए हैं कि जितना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाएंगे उतना बच्चा पागल हो जाएगा। ठीक है ना। जितना कॉम्प्लिकेटेड पढ़ेंगे बच्चों को लगता है तभी सिलेक्शन हो पाएगा, हालांकि ऐसा नहीं है। तो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो बच्चों, मैं आपसे देखो दो तीन बातें कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। मैं आपको दो तीन बातें कहना चाह रहा हूँ, फिर अपन आज की क्लास चालू करते हैं। स्लाइड मैप जो है ऑन कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड मैप ऑन कर लेते हैं ताकि आप पोल में भी पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है, स्लाइड मैप ऑन कर लेते हैं ताकि आप पोल में भी पार्टिसिपेट कर सको। ये स्लाइड मैप ऑन होते हुए, तो इस तरह से ये स्लाइड मैप ऑन हो रहा है। अपना बैच सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में अपना बैच कर दिया है क्या? यकीन 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 की शक्ति मेरे ख्याल से ये है अपना बैच। जूलॉजी का काम है अपना, और आज अपना 04th लेक्चर है। पोल करवा देते हैं। कंटिन्यू कंटिन्यू, सब ठीक है, सब सेट हो गया। और इसी के साथ अपन लेक्चर को बिगिन करते हुए, ठीक है, ये देखते हैं। ठीक है। तो बच्चों, हम कहाँ पर थे? ठीक है, एक बार हम इस पे ले आते हैं। ठीक है, इसको भाई आजा। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं क्योंकि 2 दिन से इस बेचारे पे क्लास नहीं हुई है, तो ये भी खराब सा हो गया है। ठीक है ना, ये भी खराब सा हो गया है भाई। बेचारा ये भी क्या करे। 3 साल से इस पे लिख रहा हूँ, लिखते लिखते बेचारा जो है अभी तक साथ दे रहा है। इतनी ही बहुत बड़ी बात है। चलिए, है ना। चलिए, साफ हो गया, सफेदी की चमकार आ गई। ठीक है। चलिए, सब बढ़िया है, बोर्ड भी क्लियर है। पेन कहाँ है? पेन कहाँ है? पेन कहाँ है? ये रहा। ठीक है, चलिए, तो बस स्टार्ट करते हैं। आइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, मैं कुछ कमेंट्स का, कुछ डाउट्स का जो है रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बच्चों को कुछ डाउट्स आ रहे थे, हालांकि मैंने तो डाउट वीडियो भी बनाया था। ठीक है, हालांकि मैंने डाउट वीडियो भी बनाया था। ठीक है, देखिए बच्चों, देखो बच्चों, एक चीज अपन को जाना कैसे है। देखो, अपन को क्लास जरूर अटेंड करनी है। ठीक है ना, क्लास जरूर अटेंड करनी है, याद रखिए। अगर आपने पहले भी पढ़ रखा है, किसी भी टीचर से पढ़ रखा है, ठीक है, और आपके पास उस रेस्पेक्टिव टीचर के नोट्स हैं, ठीक है, तो आप बेशक नोट्स मत बनाओ। ठीक है। अगर आपको लगता है मेरे पास बेहतरीन नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप बेशक नोट्स मत बनाओ। मैं तो यही कहूँगा कि एडवाइजेबल है, ठीक है, एडवाइजेबल है, एडवाइजेबल है कि नोट्स भी हमें बनाने चाहिए। ठीक है, तो मेरी एडवाइस है कि नोट्स बनाने चाहिए। पर अगर आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं पिछले साल के और आप नहीं बनाना चाहते, तो वो आप डिसीजन ले सकते हो, पर एडवाइजेबल है कि नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए बेटा,
क्लास को मिस मत करो, ठीक है बेटा। देखो मेरी बात को समझना, एक बार जब आप क्लास अटेंड कर लेते हो और आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, एक बार आप क्लास अटेंड कर लेते हो, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर जो है सेकंड स्टेप में आता है एनसीईआरटी मैपर, ठीक है। सेकंड स्टेप में आता है एनसीईआरटी मैपर। एनसीईआरटी मैपर के क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही करवा रहा हूं, ठीक है ना। इसके क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में ही करा रहा हूं। और जब एक बार एनसीईआरटी मैपर हो जाता है तो अगले स्टेप पर आता है क्या? अगले स्टेप पर आता है एनसीईआरटी। बताओ क्या अटेंड करा था कि नहीं करा था? ठीक है ना, मुझे बताओ। इसे कहते हैं, इस प्रोडक्ट को कहते हैं एनसीईआरटी निर्भय, ठीक है ना, एनसीईआरटी निर्भय, ठीक है। जिसमें मैं आपको एनसीईआरटी की लाइनों के फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनों के मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहा हूं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में करा रहा हूं। तो ऐसे जब आप चलोगे, इस तरीके से आप चलोगे, देखिए सबसे पहले क्लास अटेंड करोगे, फिर आप एनसीईआरटी मैपर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर लास्ट में जब आप एनसीईआरटी निर्भय करोगे, फिल इन दी ब्लैंक्स के फॉर्मेट में एनसीईआरटी करोगे, तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी, ठीक है, तो आपकी तैयारी बेस्ट होगी, राइट। याद रखिए, देखो बेटा एनसीईआरटी तो एक वर्ड लिखकर छोड़ देती है। जैसे एनसीईआरटी ने लिख दिया कि एपिथेलियम जो होता है ऑफ पीसीटी, उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, पर माइक्रोविलाई क्या होते हैं एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया, उनका क्या पर्पस होता है एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन नहीं किया। सीलिया होते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सीलिया क्या होते हैं एनसीईआरटी ने वो एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। तो एनसीईआरटी सिर्फ एक शॉर्ट में लिखी हुई किताब है, जो छोटी सी किताब है और उसमें बहुत सारे डेटा हैं, याद रखिए। तो छोटी सी किताब मतलब मोटी सी किताब है, पर उस मोटी सी किताब में और भी मोटा डेटा है, मतलब कि एक पेज पर वो 25 बातें बता देगा आपको, ठीक है। तो वो 25 बातें समझ में तभी आएगी जब आप क्लास अटेंड करते हो, ठीक है। क्लास में हर चीज आपको एक्सप्लेन करवा दी जाती है कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आपने हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों पढ़ाई, वो तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। एनसीईआरटी में है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ये आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में मिल जाएगी, पर हम एक ही जगह तीनों कंसोलिडेट करके लिख लेते हैं ताकि यहीं पर ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में कोई आपके सर के ऊपर बोझ ना पड़े कि यार ये तीसरी टाइप ऑफ ग्लैंड भी क्या होती है। तो एनसीईआरटी में जो जो चीजें लिखी हुई है हम उसे सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में क्लास में समझाते हैं, ठीक है। नोट्स हमारे सारे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोल रहे थे सर कुछ एग्जाम्पल नोट्स में है पर एनसीईआरटी में नहीं है, तो बेटा मेरी एक बात समझ लेना कि कहीं ना कहीं पीवाईक्यू में कोई ना कोई क्वेश्चन आ रखा होगा, तभी हमने नोट्स जो है आपको क्लास में लिखवाए हैं। नोट्स हमेशा एनसीईआरटी के कंपैरिजन में 10 to 15% ज्यादा होंगे, पर वो इसलिए लिखाए जाते हैं क्योंकि पीवाईक्यू का क्वेश्चन जो है ऐसा पूछा गया है ताकि वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अगर आप इस 3 स्टेप्स से आगे बढ़ोगे तो ही आपका जो है बेड़ा पार हो पाएगा, नहीं तो आपके बायो में पूरे में से पूरे नंबर नहीं आएंगे। और मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था बायो में पूरे में से पूरे नंबर लाने आजकल कितने आवश्यक हैं कट ऑफ तक पहुंचने के लिए, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। यूट्यूबर्स के संपर्क में मत आइए, यूट्यूबर्स ऊट पटांग बातें करते हैं, ठीक है। कल एक यूट्यूबर बोल रहा था कि भाई थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा क्वेश्चन कर लो, ठीक है। तो बेटा थ्योरी तो हमें भी याद नहीं रहती, हमें भी रिवाइज करके आना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थ्योरी कैसे याद रहेगी? आपको तो 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आप बायो की सारी थ्योरी कैसे याद रख सकते हो? तो यूट्यूबर्स के कांटेक्ट में मत आओ, वो सिर्फ दिमाग खराब करते हैं। अभी 3 महीने से इनके वीडियो आने चालू हो जाएंगे। नीट की तैयारी कैसे 6 महीने में करें, फिर 5 महीने में करें, फिर 4 महीने में करें, बस वो आपका ऐसे ही व्यूज जो है अटेन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो है इस तरह के काम करते हैं। तो इसलिए जैसा बताया जा रहा है क्लास में वैसा ही करो। एक क्वेश्चन आया था, बार बार बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे आपके क्वेश्चन ही हैं जो आपने कमेंट के रूप में पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन आया था जो बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर जो गॉबलेट सेल होता है वो किस प्रकार की ग्लैंड होती है। तो आप लोग
इसको नोट कर सकते हैं कि जो गॉबलेट सेल होता है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। गॉबलेट सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। गॉबलेट सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी में आता है। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था, सर ये म्यूकस क्या होता है? तो बेटा म्यूकस एक बहुत ही थिक और विस्कस लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो म्यूकस क्या होता है? म्यूकस एक बहुत ही थिक और विस्कस लिक्विड होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये कुछ डाउट्स थे, ठीक है। इसको आप ऐसे करें, ऐसे करेंगे तो ही आप बढ़िया चलेगा। एनसीईआरटी निर्भय की एक क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। तो जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी जाकर समरी लेक्चर में देख लें, आपको समरी लेक्चर में मिल जाएगी, ठीक है, आपको समरी लेक्चर में मिल जाएगी। एनसीईआरटी निर्भय की क्लास जो है हमारी थर्सडे को आएगी, याद रखिए हमारी थर्सडे को आएगी। अपने हिसाब से दिन मत बताइए, जो स्लॉट खाली होगा वही दिन मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी निर्भय की क्लास थर्सडे को आएगी और थर्सडे को ये 6 PM पर आएगी आपके पास, ठीक है ना। तो ये क्लास कितनी देर की होगी? ये क्लास 30 मिनट्स की होती है। ये 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की क्लास होती है जिसमें अपन एनसीईआरटी को जो है फिल इन दी ब्लैंक्स फॉर्मेट में करते हैं। एक क्लास इसकी हो चुकी है सैटरडे को। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। तो बच्चों अब हम आगे चलते हैं। अब अपना अगला एपिथीलियम आ रहा है कि कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है। सिंपल एपिथीलियम तो अपन ने सारा कर लिया, सिंपल एपिथीलियम के मॉडिफिकेशन भी अपन ने सारे कर लिए, सब कुछ कर लिया। तो ये कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड एपिथीलियम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ऐसे करके ये देखिए बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यूं करके बना लीजिए, ठीक है। इसके आगे मैं बीएम लिख देता हूं, बीएम का मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथीलियम जो होता है बेटा, ठीक है, उसमें क्या होता है, ये देखो उसको ऐसे बनाना होता है। ये मैंने पहले भी आपको बनाना सिखाया था, ऐसे करके यूं देखो। तो कंपाउंड एपिथीलियम जो होता है इसमें क्या होता है, उसके अंदर 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 2 लेयर तो अपन ने बना दी, देखो एक और बना दो, ठीक है। तो ये बन गया क्या आपका कंपाउंड एपिथीलियम, ठीक है। ये बन गया आपका क्या, कंपाउंड एपिथीलियम। ये देखिए तो कंपाउंड एपिथीलियम क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, कि कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स, 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो जैसे शुरू से अपन याद करके आए हैं। तो वो एपिथीलियम बेटा, वो एपिथीलियम जिसमें 2 या 2 से अधिक सेल्स की लेयर पाई जाती है, एक लेयर ये हो गई, फिर एक लेयर ये हो गई, फिर एक लेयर ये हो गई, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, उसे अपन कंपाउंड एपिथीलियम कहते हैं। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आप कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो, या कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर सेल्स, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जो कंपाउंड एपिथीलियम होता है जिसके अंदर, थोड़ा सा यार मैं एसी का तापमान कम कर देता हूं क्योंकि जो है गर्मी लग रही है। तो बेसिकली बेटा जो कंपाउंड एपिथीलियम होता है उसमें सेल्स की 2 या 2 से अधिक लेयर्स पाई जाती है, याद रखिए। तो कंपाउंड एपिथीलियम जो होता है 2 प्रकार का होता है, कंपाउंड एपिथीलियम 2 प्रकार का होता है, कंपाउंड एपिथीलियम 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें पहले आता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है, इसमें आता है पहले ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है, पहले आता है इसके अंदर ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ओके बेटा। और इसमें दूसरे प्रकार का जो होता है वो होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम दूसरे टाइप का होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम, ठीक है। तो दोनों ही कंपाउंड एपिथीलियम है बेटा, दोनों ही कंपाउंड एपिथीलियम है। तो कंपाउंड एपिथीलियम के 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रांजिशनल,
एक स्ट्रेटिफाइड, एक ट्रांजिशनल एक स्ट्रेटिफाइड। अब आपको लग रहा होगा सर दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों ही कंपाउंड है तो इनको दो अलग अलग नाम दिए हैं, कुछ तो फर्क होता होगा। तो बेटा जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ठीक है, जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है बेटा ये फ्लेक्सिबल होता है, याद रखिए। जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है ये नॉन फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, ठीक है, ये स्ट्रेचेबल होता है, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, स्ट्रेचेबल होता है, ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, ये वाली बात है। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, ये वाली बात है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो ओके, अब ये कपड़ा है आपके पास तो आप इसे स्ट्रेच कर सकते हो ना, ऐसे करके स्ट्रेच कर सकते हो। तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है उसको स्ट्रेच किया जा सकता है, उसको स्ट्रेच किया जा सकता है, स्ट्रेच करके खींचा जा सकता है, स्ट्रेच करके उसको बड़ा किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कोई इलास्टिक होती है तो इलास्टिक जो होती है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, वैसे ही जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है ना। स्ट्रेच का मतलब खींच सकते हो, ठीक है ना। जबकि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इस पेन की तरह होता है, क्या इस पेन को अपन स्ट्रेच कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉलिड है, सॉलिड चीज को आप कैसे स्ट्रेच करोगे, ठीक है, ये वाली बात है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैं हिंदी मीडियम का हूं, हिंदी में पढ़ाओ। भाई तू हिंदी मीडियम का है तो हिंदी बैच में जा, ठीक है, मैं तुझे बोल रहा हूं हिंदी बैच अलग से चालू हुआ है जहां पर यकीन हिंदी के नाम से वो चलता है। यकीन हिंदी 1.0 चालू हो गया है, आप हिंदी बैच में जाकर पढ़ो। आपको फिर यहां नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये इंग्लिश बैच है। इंग्लिश बैच में हिंदी और इंग्लिश को साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। लिखते अंग्रेजी में है पर समझाते हिंदी में भी हैं, ठीक है। अंग्रेजी के शब्द यहाँ पर यूज होते हैं, तो अगर तुम हिंदी बैच के हो तो हिंदी में जाकर पढ़ो, वो जो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पर टीचर तुम्हें अंग्रेजी में ही लिखवाएगा, हिंदी में नहीं लिखवाएगा, ठीक है। चलिए तो इधर देखते हैं अपन, ठीक है। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, राइट, तो कंपाउंड एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर 2 और मोर लेयर ऑफ सेल्स होती है। जैसे कि यहां पर मैंने कितनी लेयर्स बनाई हैं, यहां पर मैंने 3 लेयर्स बनाई हैं, ठीक है। आप यहां पर 3 लेयर्स ऑफ सेल्स देख पा रहे हो, ठीक है। और कंपाउंड एपिथेलियम 2 टाइप्स का होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है ये स्ट्रेचेबल होता है, याद रखिए, इसको आप स्ट्रेच कर सकते हो इलास्टिक की तरह। पर जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है ये नॉन स्ट्रेचेबल होता है, इसे आप स्ट्रेच नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाली बात है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं और इनका फंक्शन देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन देखते हैं, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं फंक्शन, ठीक है, इधर मैं लिखता हूं फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। क्या फंक्शन होता है कंपाउंड एपिथेलियम का, जनरल फंक्शन मैं बता रहा हूं, ठीक है। फिर इन दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा, फिर इन दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा। तो फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम, कुछ ऐसे भावी हमारे छात्र हैं नीट के बैच के जो बोलते हैं सर मेरे को याद नहीं होता, तो अभी तो शुरुआत है, ठीक है। अगर तुम अभी से ही बोलोगे मेरे को याद नहीं हो रहा तो आगे तुम क्या ही कर पाओगे, कैसे पूरे में से पूरे नंबर ला पाओगे। तो ये जो तुम बहाने हैं ये बहाने मत करो लाइफ के साथ, नहीं तो लाइफ तुम्हारे साथ खेलेगी और तुम गेम से आउट हो जाओगे। जितना मेहनत कर सकते हो उतना करो। अगर तुम नीट में कूद ही पड़े हो तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो, ठीक है। ये सब बहाने मत करो, याद नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब याद होता है। कॉपी में लिख लिख कर याद करो, पेज पे लिख लिख कर याद करो, ठीक है। मुझे भी तो याद है तो तुम्हें क्यों नहीं याद हो सकता, ठीक है। चलिए तो अब अपन लिखते हैं फंक्शंस ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम के फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ओके। फिर इन दोनों के एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है।
ये कहां कहां होते हैं इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियम ऐसे लिखो, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है, हैज, ये एनसीईआरटी की लाइन है पूरी की पूरी, हैज लिमिटेड रोल, कंपाउंड एपिथेलियम हैज लिमिटेड रोल in secretion and absorption, in secretion and absorption, in secretion and absorption, ठीक है। तो जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसका बहुत लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। लिमिटेड का मतलब होता है, यहां कहना चाह रहे हैं बहुत ही कम, ठीक है ना। कंपाउंड एपिथेलियम का बहुत ही कम या ना के बराबर रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन नहीं करता, याद रखिए, ठीक है ना। ओके, इट ओनली प्रोवाइड्स, ठीक है, इट ओनली प्रोवाइड्स, इट ओनली प्रोवाइड्स, इट ओनली प्रोवाइड्स, इट ओनली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, it only provides protection against, protection against chemical, against chemical and mechanical stress, chemical and mechanical stress, chemical and mechanical stress, ठीक है। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन है, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम बेटा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन नहीं करता, ठीक है। इसका लिमिटेड रोल है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, यानी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन नहीं है। कंपाउंड एपिथेलियम का मेन फंक्शन है प्रोटेक्ट करना, याद रखिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट